गुरुवार को भारत के लिए, हम भारतीयों के लिए दूर कतर से एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत सुकून देने वाली, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई। खबर ये आई कि अब से करीब करीब 2 महीने पहले कतर ने भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी, उनकी फांसी की सजा पर रोक लग गई है। फांसी की सजा उनकी रद्द हो गई है। फांसी की सजा को अब सिर्फ कैद की सजा में बदल दिया गया है। भारत के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी और बहुत सुकून देने वाली खबर है। हर भारतीय जो है इस खबर से बहुत खुश है, क्योंकि सबको चिंता थी भारत के ये जो 8 जो पूर्व नौसेना के अधिकारी हैं, ये बहुत बेहतरीन अधिकारी थे, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया था, और इनके साथ अगर कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है तो भारत के लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, सरकार को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशी, क्योंकि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। भारत जो है कतर में जाकर इनकी फांसी की सजा रुकवाने में कामयाब हो गया। लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक डायलॉग है, खुश तो बहुत होंगे आप। जी हाँ, हम लोग तो बहुत खुश हैं। लेकिन अगर इसका मैं उल्टा कर दूं तो दरअसल ये खबर आने के बाद बहुत सारे लोगों से अब ये पूछा जाना चाहिए, दुखी तो बहुत होंगे आप। जी हाँ, क्या कोई भारतीय इस खबर से दुखी भी हो सकता है? जी हाँ, बहुत सारे भारतीय जो हैं इस फांसी की सजा को के रुकने पर जो हैं खुश नहीं हैं। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, वो अपनी जो भावनाएं हैं अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके चेहरे आप देखेंगे तो उनके चेहरे देखकर आपको लग जाएगा कि दरअसल वो इस खबर से खुश नहीं है। ये कौन लोग हैं जो इस खबर से, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है, उससे खुश नहीं है? दरअसल ये वो लोग हैं जो चाहते थे कि इन 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में फांसी हो जाए। क्यों? क्योंकि उससे उनको 2024 के चुनावों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल जाता। वो लगातार ये कहते कि भाई देखिए, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति जो है वो बिल्कुल नाकामयाब साबित हुई है, भारत को कितनी बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा है, और उसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया जाता। न सिर्फ मैं राजनीतिक पार्टियों की बात करूं, बल्कि कुछ सो कॉल्ड जो देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो देश के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, वो सब जो हैं उनके आप ज़रा ट्विटर हैंडल पर जाइए, उनकी उनकी खबरों पर जाइए, उनके जो है वीडियोस पर जाइए, आपको वहां पर मातम दिखाई देगा, पूरी तरह से मातम पसरा हुआ दिखाई देगा। 2 महीने पहले जो लोग उछल उछल के ये कह रहे थे कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई, जो लोग उछल उछल के ये कह रहे थे कि देखिए भारत की विदेश नीति, भारत जो अपने आप को बड़ा विश्व गुरु बन रहा था, जो लोग उछल उछल के कह रहे थे कि G20 किया, क्या मिल गया, G20 बिल्कुल नाकाम था और ये सरकार बिल्कुल नाकारा है, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, यहां तक कि एक जो है यूट्यूबर, उसने यहां तक कह दिया था कि जो नरेंद्र मोदी हैं, जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं, उनकी जो 56 इंच की छाती जो है, जब वक्त पड़ता है, मौका आता है, तो वो छाती जो है, 56 इंच की छाती छुआरा साबित होती है। आप सोचिए, भारत के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के ओछे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ये ठीक है कि जब इन अधिकारियों को कतर ने फांसी की सजा सुनाई तो भारत के तमाम मीडिया को जिस तरह से तेजी से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था वो उठाया गया, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था वो दबाव बनाया गया, और उसको मैं बिल्कुल सही मानता हूं। सरकार पर जो है दबाव बनाना चाहिए, मीडिया को एक्टिव रोल निभाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, ऐसे सेंसिटिव मामलों में, और जो भारत के किसी नागरिक की जिंदगी और मौत से जुड़ा हो, उस पर इस तरह से उछली, वो जो कहते हैं ओछी राजनीति, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब उस पर ओछी राजनीति कर रहे थे। इनके शब्द देखिए, ये लोग किस तरह के ताने मार रहे थे वो देखिए। तो ये सब लोग दरअसल ओछी राजनीति कर रहे थे। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। उस वक्त जिन पत्रकारों ने सवाल पूछा सरकार से कि भाई सरकार क्या कर रही है, इनको क्यों नहीं छुड़वाया जा रहा, इनके लिए क्यों कुछ नहीं हो रहा, वो पत्रकार बिल्कुल सही थे। जिन लोगों ने ये कहा कि हमारे विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं, उनको इस मामले में एक्टिव दिखना चाहिए, उनके सवाल बिल्कुल सही थे। जिन्होंने ये सवाल उठाए कि भारत जो है इस पर क्या कुछ कर रहा है, वो जानकारी दे, बिल्कुल सही किया। मैं तमाम ऐसे सवालों को सही मानता हूं। ये दबाव बनाने का काम मीडिया को करना चाहिए। लेकिन मीडिया ने किया क्या? जो कुछ मीडिया, मैं जो कह रहा हूं, जो यूट्यूबर हैं देश के कुछ, और कुछ जो सो कॉल्ड, जिन्होंने कुछ पत्रकारों का, जिनका काम ही है कि गोदी मीडिया दिन भर करते रहना, उनका काम ही है,
उन्होंने किस तरह की उस वक्त रिपोर्टिंग की थी, पत्रकारिता की थी, वो जरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये लोग जो हैं किस हद तक इस मामले को जश्न में अंदर ही अंदर जो है जश्न इसका मना रहे थे कि बड़ा बढ़िया हुआ। और आज देखिए, जबकि वास्तव में जश्न का समय है, आज जो है इनके चैनलों पर, इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, एक्स और बाकी हैंडल्स हैं, वहां पे मातम जो है वो पसरा हुआ है। जो लोग कल तक इस खबर को मोदी सरकार की नाकामी से जोड़ रहे थे, वो खबर कैसे दे रहे हैं कि ये फांसी की सजा टल गई। किसी ने भी इनमें से कोई भी जो है ये तक नहीं कह पा रहा कि हाँ, सरकार की एक कामयाबी है। तो ये दरअसल इस तरह के लोग हैं। मैं इनकी पूरी जो इन्होंने जिस तरह की उस वक्त रिपोर्टिंग की थी, उसका कुछ हिस्से मैं आपको जरूर आज बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि इन्होंने जब दरअसल सरकार को जगाने की जरूरत थी, तब इन्होंने सरकार को दरअसल किस तरह से एक तरह से अपशब्द कहने शुरू किए थे। कई सारे यूट्यूबर हैं, इनमें से कुछ यूट्यूबर्स के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सोचिए, आपको मैं कुछ शब्द बता रहा हूं, उन शब्दों को सुनिएगा। जैसे मैंने बताया ना, एक यूट्यूबर ने कहा कि जब 56 इंच की छाती दिखाने की जरूरत पड़ती है तो वो जो है छुआरा निकलती है। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। एक और पत्रकार है, उन्होंने क्या ट्वीट करा, लेख लिखे, उन्होंने लिखा भारत की वैश्विक साख जो है वो खत्म हो गई है, भारत की वैश्विक साख कुछ बची नहीं है, G20 की अध्यक्षता से आखिर क्या हासिल हुआ। इस तरह से कह दिया कि G20 की जैसे आयोजन करना बिल्कुल फिजूल खर्ची, व्यर्थ का काम था, इससे भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। ये और जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों को गोदी मीडिया शब्द का नाम लेने में बिना उनका जो है खाना नहीं पचता। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा G20 हो गया, गोदी मीडिया ने ये भी कह दिया कि भारत जो है विश्व गुरु बन गया। अब क्या हुआ, अब जो है फिर ये कहा गया कि भारत, ये जो दौर है, ये इस वक्त का दौर है, ये वो दौर है जब दरअसल विदेश नीति भारत की नौटंकी बनकर रह गई, नौटंकी होती है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। एक और खुद को देशभक्त, भारत का बड़ा भक्त बताने वाले एक यूट्यूबर है, उन्होंने कहा कि भारत की जो विदेश नीति है, उसने वो जो है किस तरह से वो विदेश नीति जो है भारत ने इजराइल और हमास के खिलाफ जिस तरह से जो है इजराइल के पक्ष में खड़े होकर हमास के खिलाफ जिस तरह से भारत ने आवाज उठाई, तो भारत ने अपनी जो बरसों पुरानी फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वाली जो नीति थी उसको डस्टबिन में फेंक दिया, और उसका परिणाम अब भारत भुगत रहा है। ये कहा गया कि जो है हम भारत, ये कहा गया, यहां तक इस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि भारत की विदेश नीति इजराइल की पालतू बनकर रह गई है। इजराइल के साथ भारत कब खड़ा था? भारत इजराइल के साथ इसलिए खड़ा था क्योंकि इजराइल पर आतंकी हमला हुआ था। भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा हुआ, भारत ने फिलिस्तीन को मदद भी मुहैया कराई, लेकिन भारत ने यह कहा था कि हमास ने जो आतंकी हमला किया वो गलत है। भारत उस आतंकी हमले के खिलाफ खड़ा हुआ था। लेकिन ये जनाब जो खुद को देशभक्त कहते फिरते हैं, इन्होंने कहा कि भारत की जो विदेश नीति है वो इजराइल की पालतू बन गई थी। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और यह भी कहा गया कि जो भारत में जो इस्लामोफोबिया भारत में जो हो रहा है, जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। सोचिए किस किस तरह से भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत की विदेश नीति को नीचा दिखाने के लिए, और भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने किस किस तरह के अभियान चलाए। आज ये सब सन्नाटे में है। फिर मैं कह रहा हूं, मुझे शोले फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो इनसे पूछा जाना चाहिए, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अगर भारत खुश है तो खुशी मनाइए, कहिए कि भारत ने बड़ा जोरदार काम किया, बहुत शानदार काम किया। मैं आपको बता दूं कि अरब देशों के अंदर, एक इस्लामिक देशों में जो है, क्योंकि इस्लामिक देशों के साथ भारत के जो है रिश्ते आप समझ सकते हैं कि कितने डेलिकेट हमेशा रहते हैं। तो इस्लामी देशों में, अरब देशों में जाकर किसी नागरिक को फांसी की सजा मिली हो, उसको छुड़ा लेना अपने आप में बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता। इसलिए जिस दिन खबर आई थी, सबको लग रहा था कि सब कुछ हाथ से चला गया, सब कुछ हाथ से चला गया। लेकिन ये लोग मोदी को समझते नहीं है, मोदी को जानते नहीं है, इसलिए जो है ये लोग इस तरह का ओछापन करते हैं। ये सोच भी नहीं सकते नरेंद्र मोदी कहां से सोचना शुरू करते हैं। और ठीक है, हो सकता है मैं जो शब्द कह रहा हूं उसके बाद ये लोग कहें कि मैं जो है गोदी मीडिया वाला हूं, ये भी कहेंगे कि मैं भक्त हूं, ये सब कह सकते हैं। इनको इस तरह के सर्टिफिकेट बांटने की आदत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री ने शानदार काम किया है, अगर भारत सरकार ने शानदार काम किया, भारत के विदेश मंत्री ने शानदार काम किया, तो फिर आखिर उनकी प्रशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए, उनको श्रेय क्यों नहीं देना चाहिए? लेकिन ये लोग जो है इस वक्त मातम जो है इनके यहाँ पसरा हुआ है। मैं इस पूरी घटना के बारे में और थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप ये समझिए कि अरब देशों में, इस्लामी देशों में किसी नागरिक को बचाना किसी भी मुल्क के लिए बड़ा मुश्किल होता है। 2017 की एक घटना, ऐसी कई घटनाएं, लेकिन 2017 की एक घटना, नेपाल के एक नागरिक को
अनिल चौधरी नाम के एक नागरिक थे, उसको जो है दरअसल जो है उसको इस तरह से फांसी की सज़ा दी गई थी और सज़ा देने के कुछ ही दिनों बाद जो उसको गोली मारकर नेपाल ने जो है नेपाली नागरिक को गोली मार दी गई और नेपाल उसमें कुछ नहीं कर पाया, वहाँ का दूतावास कुछ नहीं कर पाया। लेकिन भारत नेपाल तो नहीं है और नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी इस वक्त वैश्विक साख कितनी है ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि इसको किस तरह से ये लोग चुनौती देते हैं, बार बार चुनौती देते हैं। तो इन्होंने जो है असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा उस वक्त, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अरे नरेंद्र मोदी बड़ा दावा करते हैं ना कि इस्लामिक देश उन्हें बड़ा प्यार करते हैं, बड़े इस्लामिक देशों से जाकर वो जो हैं वो जो है सम्मान लेते हैं, तो अब जरा उनको वापस ला के दिखाएं, उनको फांसी से बचा के सिखाएं। कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं ने किस किस तरह के उस वक्त बयान दिए थे, ये किसी से छिपा नहीं है। तो मुझे लगता है इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर किस तरह के बयान दिए थे, ये सब किसी से छिपा नहीं है। तो इस तरह की बयानबाजी ये लोग कर रहे थे और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जब भारत की जीत हुई है तो फिर जो है ये लोग खामोश हैं। हालांकि मैं यहाँ ये भी कह दूं कि अभी ये पूरा जो मामला है ये अभी पहली स्टेज है भारत की कामयाबी की, और बड़ी स्टेज है क्योंकि हमने फांसी से बचा लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी ये मामला थोड़े दिन और चलेगा और इसके बाद भारत अभी ये भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी जजमेंट आएगा तो भारत इनकी सज़ा कम से कम हो, पहली कोशिश ये करेगा। और अगर उसके बाद भारत की दूसरी कोशिश ये होगी कि इनकी जितनी सज़ा है उनको जो अगर जेल में रहना है तो उनको जो जेल में है वो इनको दरअसल जो है कतर में ना रहना पड़े, बल्कि भारत की जेलों में ये अपनी बाकी सज़ा काटे। तो इस तरह के तमाम ऑप्शंस हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शन हैं, जिनको भारत अभी एक्सरसाइज करेगा और इसकी कोशिश करेगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी से ये लोग जो हैं बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं और विपक्ष को तो लगता है जैसे उनके हाथ से एक मुद्दा चला गया। मैं फिर कह रहा हूँ दरअसल ये जो विपक्ष है, ये जो यूट्यूबर हैं, ये जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, ये नरेंद्र मोदी को समझ ही नहीं पाए हैं। एक बार नहीं, बार बार नरेंद्र मोदी को समझने में गलती करते हैं। ये बार बार देखिए राम मंदिर बन रहा है, ये लोग किस तरह से नरेंद्र मोदी को चुनौती देते थे, मजाक उड़ाते थे। ये लोग ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह से कह के चुनौती देते थे। अब नरेंद्र मोदी ने तारीख बता दी, भाई आप लोग तारीख मांग रहे थे, तारीख बता दी 22 तारीख को। तो किस तरह से नरेंद्र मोदी को अंडरमाइन करके ये लोग चुनौती देते थे, मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। सभी नेता इस तरह से करते थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, राहुल गांधी हो, दूसरे नेता हो, शिवसेना के नेता जो खुद को राम भक्त कहते हैं, बड़ा हिंदुत्ववादी कहते हैं, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता कहते थे मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। फिर इसी तरह से कश्मीर को लेकर देखिए कश्मीरी नेता क्या कहते थे, ये जो है फारूक अब्दुल्ला क्या कहते थे, फारूक अब्दुल्ला कहते थे नरेंद्र मोदी एक बार नहीं 10 बार भी अगर जन्म ले ले, भारत का प्रधानमंत्री बन जाए तो 370 नहीं हटा सकता। महबूबा मुफ्ती कहती थी 370 हटाया तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ये कहा कि भैया ये खून की नदियां बह जाएंगी लेकिन ये 370 नहीं हटा पाएंगे। तो इस तरह से 370 हटाने को लेकर चुनौती देते थे। लेकिन क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने 370 एकदम से हटा दिया। तो ये फिर कह रहा हूं कि ये लोग अंडरमाइन करते हैं, नरेंद्र मोदी को समझते नहीं है, जानते नहीं है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुपचाप अपना काम करते हैं, वो बयान नहीं देते, वो चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। जिस दिन इनको फांसी की सजा का ऐलान हुआ, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी खामोश थे? नरेंद्र मोदी लगातार डिप्लोमेटिक ऑप्शंस पे काम कर रहे थे। और इतना ही नहीं, 1 नवंबर को देखिए, ये अक्टूबर के मिड में जो है ये खबर आती है, फांसी की सजा देने की बात आती है, और अक्टूबर के तुरंत बाद 1 नवंबर को प्रधानमंत्री दुबई में जो कतर के जो अमीर हैं उनसे मिलते हैं, और उसके बाद से जो है ये पूरा चक्र जो है भारत के पक्ष में घूमने लगता है। तो नरेंद्र मोदी खामोश नहीं बैठते, चाहे वो कोई भी मामला, और ऐसे एक नहीं, मैं आपको कई मामले गिना सकता हूं, लेकिन सिर्फ 1-2 मामले आपको गिनवाता हूं जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि नरेंद्र मोदी दरअसल क्या चीज है जिसको ये लोग अंडरमाइन करते हैं और जिसको ये लोग समझते नहीं है। तो 2 घटनाओं से समझिए। पहली घटना, विंग कमांडर अभिनंदन। विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन जो है गलती से वो पाकिस्तानी विमान का पीछा करते करते अपने फाइटर प्लेन को लेकर के जो हैं वो दरअसल पाकिस्तान के अंदर चले गए। वहां पर उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया। पाकिस्तान को लगा अब तो भारत को नीचा दिखाने का मौका मिल गया, और भारत के विपक्ष ने भी कहा कि देखिए भारत क्या कर रहा है, भारत की कैसे नाक कट रही है। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ 56 घंटे के अंदर, बल्कि 56 भी क्यों, सिर्फ 56 घंटे के अंदर जो है वो छोड़ना पड़ा विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान को। 56 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान की जेल से छुड़ाकर
बाइज्जत भारत ले आए। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं? उसके बाद पाकिस्तान के, ये आपको मालूम होगा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बाकायदा संसद में जो बयान दिया कि भारत का डर था, भारत हमला कर देगा, और इस तरह से जो है डर था, और इसलिए जो है हमको अभिनंदन का विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। और सच बात ये, अगर मीडिया के माध्यम से आप देखेंगे जो अमेरिका की तरफ से खबरें भी आई, भारत ने अमेरिका को, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को साफ तौर पर कह दिया था, अगर अगर जरा भी खरोच भी आई विंग कमांडर अभिनंदन को, तो हमारे फाइटर प्लेन तैयार हैं, हम पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर देंगे। और उसके बाद पाकिस्तान को झुकना पड़ा, पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। ये भारत की ताकत है, ये नरेंद्र मोदी की कूटनीति, विदेश नीति, और ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। इसको ये लोग समझ नहीं पा रहे। फिर देखिए सिलकियारा में जिस तरह से जो है 41 मजदूर वहां फंसे थे, 17 दिन तक फंसे रहे, और विपक्ष ने किस किस तरह की बात करी कि देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकार नकारा, निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन 17 दिन बाद इन 41 के 41 जो मजदूर हैं, श्रमिक है, उनको सुरक्षित नरेंद्र मोदी निकाल लाते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये लोग समझते भी नहीं है और नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं देखते हैं। अब अगर मैं इसी की तुलना, मैं इंदिरा गांधी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मैं मानता हूँ भारत की एक बहुत शक्तिशाली मजबूत नेता है, लेकिन इसी की अगर मैं कंपैरिजन अगर इंदिरा गांधी से कर दूं तो बहुत सारे लोगों को जो है ये खराब लगेगा, लेकिन इसको समझना चाहिए, इस फैक्ट को समझना चाहिए। 1971 में भारत जो है पाकिस्तान से युद्ध जीता, और हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। भारतीय सेना ने कितनी बड़ी बात की थी, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि उन 93,000 सैनिकों को हमने बंदी बना लिया। लेकिन हम टेबल पर बैठे, और जो युद्ध हमारे सैनिकों ने दरअसल मैदान में जीता था, टेबल पर बैठ करके हमने इस युद्ध को हम हार गए। कैसे? 2 चीजें हुई। एक, भारत ने जब 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को छोड़ा, तो हमने ना कश्मीर, ना पीओके, इन सब पर पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। पाकिस्तान से हमने कुछ नहीं कहा कि हाँ आप ये हमारा पीओके खाली कीजिए और जो है कश्मीर में ये बंद कीजिए। हमने बिना किसी शर्त के 93,000 सैनिक रिहा कर दिए। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये क्या है कि आज भी उस समय जो भारत के करीब करीब 45 जो भारतीय सेना के जवान थे, वो आज भी पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं। सोचिए, हमने उनके 93,000 छोड़ दिए सैनिक, और हम अपने जो करीब करीब 45 सैनिक हैं उनको नहीं छुड़ा पाए। वो उस वक्त लापता हुए थे, और उसके बाद वो पाकिस्तान की जेलों में हैं, और वो 47 में से कितने जिंदा हैं कितने नहीं हैं हम नहीं जानते, लेकिन उन 47 लोगों को हम छुड़ा नहीं पाए। तो ये 1971 में होता था। लेकिन ये जो है, ये नया भारत है, ये किस तरह से ठोक के मारता है इसको समझना चाहिए, और किस तरह से चाहे कूटनीतिक तरीके से या फिर जो है दबाव डाल के अपनी शर्तें मनवा लेता है। अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जो है नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं। अंत में आपको पूरा सिर्फ इस घटना के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड घटना है, ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन लोगों को ये जो 8 भारतीय नागरिक हैं, पूर्व नेवी के अधिकारी हैं, इनको 2022 में पकड़ा गया था, और उसके बाद वहां पर जल्दी जल्दी जो है इस पूरे मामले को चला करके जो है बाकायदा अक्टूबर 2023 में जो है इनको फांसी की सजा सुना दी गई 26 अक्टूबर को। इस पूरे मामले में दरअसल इनके ऊपर आरोप क्या लगे, इनके ऊपर आरोप जो लगे वो भी बड़े खतरनाक तरीके से प्लान किए गए थे। इनके ऊपर आरोप लगा कि ये लोग जो हैं, ये लोग एक कंपनी में, वहाँ की एक कंपनी में जो है निजी कंपनी में काम करते थे, और इनके ऊपर आरोप ये लगा कि ये दरअसल जासूसी कर रहे थे, और वो भी भारत के लिए नहीं, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। समझिए, बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया था। और कतर जो है वो एक ऐसा देश है, इस्लामी देश जो ऐसा है, जो फिलिस्तीन के हक में, पक्ष में खुलकर खड़ा रहता है। और बाकायदा जो है ये भी आरोप लगते हैं कि कतर जो है हमास जैसे आतंकवादी संगठनों की भी खुलकर मदद करता है। तो ऐसे देश जो हमास के समर्थन में, जो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हो, उस देश में किसी के ऊपर यह आरोप लगाना कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहा है, अपने आप में बहुत गंभीर आरोप था। लेकिन एक और बड़ी बात आपको बता दूं, इस पूरे खेल के पीछे ये भी संदेह है कि ये जो कतर में ये जो किया गया, जैसे इन 8 भारतीय नागरिकों को फंसाया गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का दिमाग भी बताया जा रहा है। क्योंकि जब इनको गिरफ्तार किया गया, उसके 2 महीने पहले पाकिस्तान नेवी के जो चीफ हैं वो जाते हैं बाकायदा कतर में, और कतर के नेवी चीफ से उनकी मुलाकात होती है। और अगले 2-3 महीने तक पहले पाकिस्तान के नेवी चीफ, फिर एयरफोर्स के चीफ, और उसके बाद पाकिस्तानी सेना के चीफ जो हैं वो कतर जाते हैं, उनकी बड़ी करीबी बैठकें होती हैं।
कतर और पाकिस्तान बहुत अच्छे मित्र हैं, इसको भी समझिएगा। यहां तक कि कतर में जब विश्व कप फुटबॉल हुआ था तो वहां की सिक्योरिटी, सुरक्षा का जो मामला है वो पाकिस्तान ने जिम्मा उठाया था। पाकिस्तान और कतर के बहुत करीबी संबंध हैं। तो इस तरह की अटकलबाजियां, इस तरह के संदेह हैं कि दरअसल इन भारतीय नागरिकों को फंसाने में कहीं ना कहीं पीछे पाकिस्तान का दिमाग भी काम कर रहा था और पाकिस्तान की भी पूरी ये साजिश थी। पाकिस्तान भी सोच रहा था कि कैसे 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को एक ऐसा पटकनी मारी जाए कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनके खिलाफ भारत में एक माहौल तैयार हो जाए। वो ये चाह रहा था कि कैसे भारत को नीचा दिखाया जाए। ये सारी कोशिशें, क्योंकि पाकिस्तान अपने यहाँ से कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए शायद उसने कतर का ये जो है पूरा मामला पकड़ा था। अब जबकि कतर ने ये ऐलान कर दिया, जबकि वहां की अदालत ने कह दिया फांसी की सजा नहीं होगी, तो पाकिस्तान की जो पूरी जो षड्यंत्र था, पाकिस्तान की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, वो भी उल्टी पड़ गई है। तो पाकिस्तान के लोग भी अवाक हैं और पाकिस्तान में तो लोग खुलकर कह रहे हैं। पाकिस्तान के यूट्यूब पर आप जाएंगे, पाकिस्तान के पत्रकारों के आप देखेंगे, उनके सोशल मीडिया पर जाएंगे तो वो लोग खुलकर कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत है और नरेंद्र मोदी के शासन में भारत की विदेश नीति जो है इतनी मजबूती से जो है दुनिया भर में उभर कर आई है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। और उसके मुकाबले में बाकी देश कहीं खड़े नहीं होते। वो भारत की विदेश नीति को सलाम कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि भारत को देखिए, भारत ने जो इजराइल का समर्थन किया, हमास के खिलाफ आवाज उठाई और उसके बावजूद जो है अपने नागरिकों को कतर से जो है भारत छुड़ाने में कामयाब हुआ। तो दुनिया जो है, दुनिया के लोग भारत की विदेश नीति, कूटनीति की सराहना कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहे हैं। लेकिन ये जो यूट्यूबर हैं, ये जो विपक्षी हैं, इनके यहां इतना सन्नाटा क्यों है भाई, पूछा जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।